श्री गणेशाय नमः। मैं एडवोकेट अविनाश अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल द सिविक लीगल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा उद्देश्य अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ कानून बताना नहीं है, बल्कि आम जनता में एक चेतना पैदा करना है। जब तक आम आदमी कानून क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है नहीं समझेगा, तब तक यह चेतना हासिल नहीं हो सकती। जब तक आम जनता इस पर विचार नहीं करेगी, कोई भी कानून अपना उद्देश्य असली मायनों में हासिल नहीं कर सकता। आज मेरे चैनल पे पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसका विषय है द लीगल स्टैंड पॉइंट एमपी एमएलए एमएलसी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर कन्विक्शन स्टे। आज के वीडियो से ये क्लियर है कि कन्विक्शन से होने वाले डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे और कन्विक्शन पे स्टे लगने के बाद क्या इफेक्ट होता है, क्या क्वालिफिकेशन एक्वायर हो जाती है और क्या डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहती है, उसको समझेंगे। इस संबंध में मैं अपने एनालिसिस लीगल बैकग्राउंड के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहती है की मदद से आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में। आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। इसके लैंग्वेज से क्लियर होता है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए डिस्क्वालीफाई होगा यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या उसके अधीन डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब इस चीज को लेकर संसद द्वारा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 बनाया गया है, जिसका चैप्टर 3 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। जो सेक्शन 8 ऑफ आरपी है वो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। इनमें जो अपना सब सेक्शन 1 और 2 है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सर्टेन ऑफेंसेस दिए गए हैं जिनके होने पे कंसर्न मेंबर या कंसर्न पर्सन व्यक्ति डिस्क्वालीफाई है। फॉर एग्जांपल अपना सब सेक्शन 1 में जो मेंशन है ऑफेंस, उनमें से पेनल्टी भी लग जाए तो डिस्क्वालीफाई है, और यदि सजा हो जाए तो सजा के बाद रिलीज होने के 6 साल तक डिस्क्वालीफाई रहेगा। सब सेक्शन 2 में जो ऑफेंसेस मेंशन है उसमें नॉट लेस देन 6 मंथ यानी 6 महीने या उससे ऊपर की सजा होने पे डिस्क्वालीफाई है। और कब तक रहेगा इसका इफेक्ट? रिलीज होने के 6 साल बाद तक। सब सेक्शन 3 के अंदर कोई भी ऑफेंस मेंशन नहीं किया गया है, वह ये क्लियर करता है सब सेक्शन 1 और 2 में मेंशन जो ऑफेंसेस हैं उनको छोड़ के यदि कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस में कन्विक्ट होता है और सेंटेंस होता है नॉट लेस देन 2 ईयर यानी 2 साल या उससे अधिक, तो वह कन्विक्शन की तारीख से डिस्क्वालीफाई होगा और रिलीज होने के 6 साल बाद तक डिस्क्वालीफाई रहेगा। अब ये तो गया मैं डिस्क्वालिफिकेशन का। अब यदि कोई डिस्क्वालीफाई है तो क्या उसकी सीट खाली हो जाएगी, सीट खाली हो जाएगी? इसका आंसर हमें मिलता है आर्टिकल 101 एंड 190 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डील करते हैं वैकेशन ऑफ सीट्स। इसके लैंग्वेज से क्लियर होता है यदि संसद के किसी सदन का सदस्य या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य आर्टिकल 102 या आर्टिकल 191 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किसी डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो जाता है, तो ऐसा होने पर उसकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। जो मोस्ट रिलेवेंट लैंग्वेज है इसमें, इज सीट सेल देयर अपॉन बिकम वैकेंट है, यानी कि यदि डिस्क्वालिफिकेशन एक्वायर हो जाती है जो हमने देखी है 102 या 191 में, यानी कि हमारा कन्विक्शन हो जाता है, तो उस मामले में बिकम वैकेंट हो जाएगा। ये बिकम वैकेंट मोस्ट रिलेवेंट है, ये हम आगे डील करेंगे। इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है? आरपीए में पार्ट 9 जो आरपीए की चीज से डील करता है बाई इलेक्शन से। सेक्शन 147 ऑफ आरपीए डील करता है कैजुअल वैकेंसीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेक्शन 149 ऑफ आरपीए डील करता है कैजुअल वैकेंसीज इन द हाउस ऑफ द पीपल। सेक्शन 150 ऑफ आरपीए डील करता है कैजुअल वैकेंसीज इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सेक्शन 151 ऑफ आरपीए डील करता है कैजुअल वैकेंसीज इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब इसमें क्या है, हम जब इन चारों सेक्शंस की लैंग्वेज देखेंगे तो इसका समरी ये निकलेगा कैजुअल वैकेंसीज अकर कब होंगी? व्हेन द सीट ऑफ ए मेंबर इलेक्टेड नंबर 1 becomes vacant, और नंबर 2 he is declared vacant, और नंबर 3 इज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड। जो हमारी पहली कंडीशन है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो वैकेंट है, बाई इलेक्शन होने हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारी लैंग्वेज है बिकम वैकेंट, ये हमारा आर्टिकल 101 एंड 190 की है, जो कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन 102 और 191 आर्टिकल में जो मेंशन है उनके होने पे बिकम वैकेंट हो जाएगी, यानी कि हमारे कन्विक्शन प्रेजेंट केस में कन्विक्शन के मामले में बिकम वैकेंट का सिनेरियो है। अब बाई इलेक्शन का क्या प्रोविजन है?
सेक्शन 151A ऑफ आरपी एक्ट डील करता है टाइम लिमिट फॉर फिलिंग वैकेंसीज रेफर्ड टू इन सेक्शंस 147, 149, 150, 151। इस सेक्शन की लैंग्वेज से क्लियर है कि वैकेंसी जो रेफर है इन चारों सेक्शन में, वो वैकेंसी होने के 6 महीने के अंदर फिल कराई जाएंगी, यानी कि जो चुनाव है वो 6 महीने के अंदर अंदर कराना होगा। पर जो ये है कंडीशन हमारी 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की, दो कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगी। ये दो कंडीशंस क्या है? नंबर एक, यदि रिमेनिंग टर्म मेंबर का 1 साल से कम हो, यानी कि जो मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ है उसका जो कार्यकाल बचे वो 1 साल से कम है, तो उस सीट पे अब उपचुनाव नहीं होंगे। या दूसरी कंडीशन ये है, इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइड करे कि ये डिफिकल्ट है होल्ड करना बाय इलेक्शन विद इन द सेट पीरियड। अब यदि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बाईपोल नहीं होगा, यदि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो बाईपोल होगा। अब बाईपोल से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिटिंग मेंबर्स के केस में क्या कोई कानून बनाया है? क्योंकि एक वोट से सरकार बनती है और गिरती है, हमने पहले भी देखा है। इसका आंसर में मिलता है सब सेक्शन 4 सेक्शन 8 ऑफ आरपीए में, जो ये क्लियर करता है यदि कोई व्यक्ति कन्विक्शन के कारण डिस्क्वालीफाई है और कन्विक्शन के दिन एमपी एमएलए एमएलसी था तो डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी 3 महीने तक। और यदि उसने कन्विक्शन या सेंटेंस के अगेंस्ट में अपील या एप्लीकेशन फॉर रिवीजन फाइल किया है तो जब तक अपील या एप्लीकेशन न्यायालय द्वारा डिस्पोज ऑफ नहीं कर दी जाती, जब तक ये डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब इसका क्या हुआ कि यदि बंदा फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को कन्विक्ट हुआ तो उस पर अभी 3 महीने का टाइम है और उसने मीन वाइल अपील या एप्लीकेशन फॉर रिवीजन फाइल कर दी है अपने सेंटेंस या कन्विक्शन के अगेंस्ट में, जब तक फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाएगी वो डिस्क्वालीफाई तो है पर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, वो मेंबर बना रहेगा। डिस्क्वालीफाई का जो इफेक्ट है वो पेंडिंग हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। अब यदि हमारा ये वाला प्रोविजन है तो हमें कनेक्शन पे स्टे की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें तो कनेक्शन चैलेंज है, जब तक फाइनल ऑर्डर आएगा नहीं वो मेंबर कंटिन्यू रहेगा, और यदि मेंबर कंटिन्यू है तो जो फाइनल डिसीजन आएगा वो या तो कन्विक्शन पे आएगा या एक्विटल पे आएगा, तीसरे टर्म्स पे तो आएगा नहीं। तो इसका आंसर मिलता है जो ये सब सेक्शन 4 है इसको चैलेंज किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन द केस ऑफ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को मेंशन करते हुए रेफर करते हुए अपनी फाइंडिंग में कुछ चीजें पाई हैं। कोर्ट ने पाया है कि संसद के पास किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित करने और किसी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए अलग अलग कानून बनाने की शक्ति नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें, यदि किसी डिस्क्वालिफिकेशन के कारण कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता तो उसी डिस्क्वालिफिकेशन के कारण वह संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में जारी नहीं रह सकता है। और सिंपल तरीके से समझते हैं, किसी व्यक्ति की संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने या किसी व्यक्ति की संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सेम होनी चाहिए। कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में पाया है कि एक बार कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य था, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य हो जाता है तो उसकी सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। अब क्या है, आरपीए के अंदर यदि वो डिस्क्वालीफाई एक्वायर कर लेता है, कन्विक्शन पे एक्वायर कर लेता है तो उसकी सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। यानी कि जो हमारा 101 और 190 के अंदर मेंशन है वर्ड बिकम्स वैकेंट, वो मोस्ट रिलेवेंट है, ये ऑटोमेटिक है, इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज़ को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट में क्या कहा है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट डेटेड 10 जुलाई 2013 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को मेंशन करते हुए रेफर करते हुए ये चीज़ें बोली हैं कि जो पावर है पार्लियामेंट की कानून बनाने के डिस्क्वालिफिकेशन का उस व्यक्ति के लिए जिसको कि एमपी एमएलए एमएलसी चुना जाने या जो एमपी एमएलए एमएलसी है वो सेमी डिस्क्वालिफिकेशन चुनने का अधिकार है। कौन जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रोकता है पार्लियामेंट को डेट डेफर करने से फ्रॉम विच द डिस्क्वालिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट इन द केस ऑफ ए सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इस बेस पे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 को अल्ट्रा वायर्स दी कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। अल्ट्रा वायर दी कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करने का इफेक्ट क्या हुआ? सब सेक्शन 4 हमारा अब वजूद में नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है।
अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अब इसका इफेक्ट ये हुआ कि अब कन्विक्शन पे जो हम अपील कर रहे थे या एप्लीकेशन फॉर रिवीजन फाइल कर रहे थे या सेंटेंस पे कर रहे थे, उसका जो प्रोटेक्शन मिल रहा था मेंबर को वो खत्म हो गया है। अब हमारा जो कन्विक्शन पे स्टे है इसका रोल बन जाता है सिटिंग मेंबर के केस में। अब कन्विक्शन पे स्टे का क्या इफेक्ट होगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिली थॉमस के ही केस में रेफर करते हुए वाले रेफरिंग टू दी ऑब्जर्वेशन ऑफ ए 3 जज बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ रविकांत एस पाटिल वर्सेस सार्वभौमा एस बगली 2007 1 SCC 673 फाउंड किया है कि दी disqualification under subsection 1, 2 or 3 of the section 8 of the act will not operate from the date of the order of the stay of conviction passed by the appellate court। यानी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ऑपरेट नहीं होगी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन। जिस दिन कन्विक्शन पे स्टे लग गया उस दिन की तारीख से, जिस दिन ये ऑर्डर दिया है कन्विक्शन पे स्टे का, उस दिन से डिस्क्वालिफिकेशन ऑपरेट नहीं होगी। यानी कि कोई मेंबर है जो 1 जनवरी को कन्विक्ट होता है और डिस्क्वालीफाई हो गया, 1 मार्च को उसके कन्विक्शन पे स्टे लग गया, तो जो ये कन्विक्शन के कारण जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन बनी थी वो 1 मार्च से एप्लीकेबल नहीं होगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये फाइंड आउट करने से पहले हम देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी ही जजमेंट में क्या फाइंड किया है। कोर्ट ने लिली थॉमस के केस में फाइंड किया है कि इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन इलेक्शन कमीशन इंडिया वर्सेस साका वेंकटा राव AIR 1953 SC 210 आर्टिकल 191 क्लॉज 1 which is identically worded as article 102 clause 1 lays down quote the same set of disqualifications for election as well as for continuing as a member unquote। यानी जो डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन के मामले में होगी वही डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप जारी रखने के केस में भी होगी। अब क्वेश्चन रेज होता है, क्या एक व्यक्ति जो MP MLA या MLC था और कन्विक्शन के कारण अपना पद खो चुका है, तो क्या कन्विक्शन पे स्टे उसे MP MLA या MLC पिछली तारीख से वापस बना देंगे? इसका आंसर में खोजना है तो हमें फिर देखना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 एंड 191 को, जो कहते हैं सेम डिस्क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति के सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए। अब कन्विक्शन पे स्टे होने पे बहाली होगी तो हमें ये देखना है उस व्यक्ति के केस में क्या होगा जिसे सदन का सदस्य चुना जाना है। सिचुएशंस अलग अलग हैं, एक मेंबर बन चुका था और एक को बनना है। अब हम इसको इक्वल फुटिंग में लाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन फ्रेम करने पे हम पाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कन्विक्शन के कारण नामांकन व चुनाव की तारीखों पर नामांकन करने व चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित है, तो क्या चुनाव की तारीख के बाद की किसी तारीख का अपीलीय फैसला पिछली तारीख से उसकी अयोग्यता को समाप्त करने का प्रभाव रखेगा? अब इसमें हम क्या पा रहे हैं, इसका आंसर हमें मिलेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले में। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के प्रभाकरन वर्सेस P जयराजन के केस में ऐसी ही सिचुएशन को आंसर किया गया था और ये मामला भी कन्विक्शन से रिलेटेड था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट डेटेड 11 जनवरी 2005 से बोला है, और जिससे कि ये क्लियर होता है नामांकन या चुनाव की तारीख के बाद की तारीख के अपीलीय फैसला पिछली तारीख से अयोग्यता को समाप्त करने का प्रभाव नहीं रखेगा, खत्म करने का प्रभाव नहीं रखेगा। यानी पिछली तारीख से जो ये प्रभाव है डिस्क्वालिफिकेशन का वो खत्म नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया है कि कन्विक्शन पे स्टे लगने पर समाप्त हो चुकी सदस्यता पिछली तारीख से बहाल नहीं होगी। यानी 1 जनवरी को जो कन्विक्शन की वजह से खत्म हो गई थी वो 1 मार्च पे यदि कन्विक्शन पे स्टे लग गया तो 1 जनवरी से तो बहाल नहीं होगी। हमारी फाइंडिंग तो ये कह रही है। अब आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या कन्विक्शन स्टे की तारीख से सदस्यता बहाल होगी? इस पर एक व्यक्ति जिसको चुनाव लड़ना था पर कन्विक्शन के कारण चुनाव के लिए योग्य था, क्या वो फ्यूचर में कन्विक्शन पे स्टे लगने या बरी होने पर स्वतः MP MLA या MLC बन जाएगा, वो बिना चुनाव जीते? यदि नहीं तो ऐसा एक व्यक्ति जो पहले मेंबर था और अब नहीं है वो कैसे बिना चुनाव जीते मेंबर बन जाएगा? या दूसरे केस में ये देखा जाए कि इस कंडीशन को भी ना माने तो जो चुनाव नहीं लड़ पाया क्या वो चुनाव लड़ पाएगा? क्योंकि चुनाव कंक्लूड हो चुके हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति MLA MP MLC था और डिस्क्वालीफाई हो गया था वैसे वो मेंबर नहीं बन पाएगा। यदि नहीं तो ऐसे एक व्यक्ति जो पहले मेंबर और था और अब नहीं है वो कैसे बिना चुनाव जीते मेंबर बन जाएगा? नॉमिनेटेड मेंबर के केसेस के अलावा कानून के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है जो किसी व्यक्ति को बिना चुनाव जीते MP MLA या MLC बना दे। ये मेरे एनालिसिस थे। अब देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या कहते हैं।
कन्विक्शन के स्टे के इफेक्ट के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है, या उसके बिहाफ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लोग बहरी थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी एस.एन. शुक्ला वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में फाइल किए गए एफिडेविट से समझते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट डेटेड 26 सितंबर 2018 से पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने एफिडेविट में कहा है, मैं रिलेवेंट पोर्शन कोट कर रहा हूँ, जजमेंट डेटेड 26/9/2018 का। आई कोट, In the decision of this court in Lilly Thomas versus Union of India, it was observed that there is an automatic disqualification upon conviction and there is no question of postponing the effect of the disqualification on the ground of giving the member of the legislature an opportunity to adjust the remedy of appeal, and a subsequent stay of conviction cannot retrospectively cure the disqualification, unquote. यानी कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने एफिडेविट में ये बोला है और मानता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने एफिडेविट में भी कि अ सब्सिक्वेंट स्टे ऑफ कन्विक्शन कैन नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली क्योर डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि जो हमारी फाइंडिंग थी कि पिछली तारीख से बहाली हो जाएगी, बहाली का मतलब डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी, बहाली बोलना गलत होगा, डिस्क्वालिफिकेशन हमारी पिछली तारीख से क्योर हो जाएगी, वो गलत है। यानी कि 1 जनवरी से उसका डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं है। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी से 28 फरवरी या 29 फरवरी ऐसा केस में भी डिस्क्वालीफाई है, वो 1 मार्च को क्या एमएलए, एमपी या एमएलसी बन जाएगा? इसका आंसर जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन डेटेड 9 अप्रैल 2015 में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन द केस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस बजरंग बहादुर सिंह एंड अदर्स के केस में इस चीज़ को डील किया है। इसके लिए पैराग्राफ नंबर 38 रिलेवेंट है, जिसका रिलेवेंट पोर्शन पैराग्राफ का मैं हाईलाइट करता हूँ, कोट करता हूँ। आई कोट, nonetheless on the acquisition of the disqualification by a legislator it ceases to be a legislator forthwith by operation of law. However, the cessation of the disqualifying factor cannot put such a person back in the legislature without his being elected once again. Of course, such person is entitled to contest any election under the RP Act the moment the disqualifying factor ceases to exist, as the disqualification is coterminous with the disqualifying event. आई अनकोट। एक लेजिस्लेचर जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन एक्वायर करता है वह बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ लेजिस्लेटर नहीं रहता। डिस्क्वालिफाइंग फैक्टर की समाप्ति ऐसे व्यक्ति को एक बार फिर निर्वाचित हुए बिना लेजिस्लेचर में वापस नहीं ला सकती। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए के तहत कोई भी चुनाव लड़ने का हकदार है जैसे ही डिस्क्वालिफाइंग फैक्टर खत्म हो जाता है। यानी कि जो हमारी फाइंडिंग थी वो यहाँ पे रिकन्फर्म हो जाती है कि मेंबरशिप लॉस होने पे, कनेक्शन पे स्टे लगने पे, डिस्क्वालिफाइंग फैक्टर के ख़त्म होने पे बहाली नहीं होगी, बल्कि वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है, ना कि बहाली होगी। कानून चुप नहीं है। कानून ये नहीं कहता कि कनेक्शन पे स्टे के बाद लॉस मेंबरशिप रिवाइव हो जाएगी, बल्कि कानून क्लियर कहता है कि कनेक्शन पे स्टे के बाद बहाली नहीं होगी। इट इज़ द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वह वैकेंसी होने पर उपचुनाव 6 महीने के अंदर करवाए यदि सेक्शन 151A आरपीए में मेंशन 2 एक्सेप्शंस एप्लीकेबल ना हो, या ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन प्रोसेस पर रोकना लगाई गई हो। यदि सेक्शन 151A में मेंशन 2 एक्सेप्शन ना है और ना ही ऑनरेबल कोर्ट द्वारा इलेक्शन प्रोसेस पर रोक लगाई गई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर हाल में 151A के कंप्लायंस में 6 महीनों के अंदर उपचुनाव कराएगा ही कराएगा। उपचुनाव ना कराने का कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कानून इसकी परमिशन देता है और ना ही मॉरल रूप से लोकतंत्र में इसकी परमिशन है। एमपी, एमएलए, एमएलसी जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। इनडायरेक्ट राज्यसभा एवं विधान परिषद के केस में जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुने जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल यहाँ पे इलेक्शन करवाने का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना इलेक्शन करे, टाइम पे करवाए, ये उसकी स्टैट्यूटरी मैंडेटरी ड्यूटी है। 151A में जो एक्सेप्शन है यदि वो एप्लीकेबल नहीं है या इलेक्शन प्रोसेस पे रोक नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी और ग्राउंड पे इलेक्शन ना कराने का डिसीजन नहीं ले सकता है। मुझे भरोसा है आज की वीडियो के बाद कनेक्शन स्टे के बारे में आमजन को जानकारी प्राप्त हुई होगी, एक चेतना जागृत हुई होगी। यदि किसी के पास इस संबंध में कोई अपडेट है या कानून की पोजीशन चेंज हुई है तो मैं ऐसे किसी भी अपडेट का स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि मुझे भी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोस में वह जानकारी आम जन तक पहुंचा सकूं।
मैं अगली वीडियो आज के विषय पर अदर स्टेट होल्डर्स के लीगल रोल के बारे में बनाऊंगा। यदि आपकी कोई राय है, यदि आपको कोई अपडेट देना है, तो आप मुझे ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो भी आप मुझे वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं आगामी वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। यदि आप चाहें तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें और कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, हर हर महादेव।